हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में आपके वेग के आधार पर, किसके आधार पर? वेग के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मैंने बताई थी तीव्र अभिक्रिया, और नंबर दूसरी आपको समझाई थी मंद अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया के बारे में मैंने पूरी इसकी जो डेफिनेशन थी, इसके जो उदाहरण थे, वो मैंने आपको समझा दिए। और अंतिम टॉपिक जो था पिछली क्लास का, वो था अर्ध आयु काल, कि भाई अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। और अर्ध आयु काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभिकारकों की आदि मात्रा को, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पादों में बदलने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। कि भाई जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं? प्रारंभ कराते हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। यानी उन्हें अभिकर्मक भी कह देते हैं, अभिकारक भी कह देते हैं, क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। तो अर्ध आयु काल की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बनती है, बताई थी मैंने, कि अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। आज नया टॉपिक, इसमें वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तीव्र अभिक्रियाएं और नंबर दूसरी है मंद अभिक्रिया। तो आज आपके लिए मंद अभिक्रिया के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है। समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है। जैसे तीव्र अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था, भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, या जिसके वेग को मापा नहीं जा सकता है, या ये अभिक्रियाएं जो होती हैं पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इसी प्रकार मंद अभिक्रियाएं होती हैं। मंद अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है। इन्हें पूरा होने में मिनट भी लग जाते हैं, घंटों भी लग जाते हैं, दिन भी लग जाते हैं, या कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई वर्ष लग जाते हैं। इन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें या जिनको पूरा होने में क्या होता है? अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। इन्हें पूरा होने में मिनट, घंटों, दिनों या कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं। क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पर जो जंग लगती है, एक दिन में नहीं लगती है। लोहे पर जंग लगने में क्या हो जाते हैं? कई वर्ष लग जाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये मंद अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? मंद अभिक्रिया हो गई। तो देखिए, नंबर दूसरी डालना है इसमें। प्रश्न मैंने आपको लिखा दिया है, और प्रश्न में आपको तीव्र अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण समझाया, और उसके बारे में आपको लिखा भी दिया गया है उदाहरण सहित। अब इस अभिक्रिया नंबर दूसरी एंड डाल लेना, मंद अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया की आप डेफिनेशन लिखना। तो क्या लिखेंगे? लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, नोट करना नोटबुक में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, नोट करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में, जिनको पूरा होने में, जिनको पूरा होने में, जिनको पूरा होने में
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है, जिनको पूरा होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। क्योंकि तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में तो मैंने ये बता दिया था, एक लाइन लिखाई थी आपकी, भाई ये अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को पूरा होने में 10 की पावर -10 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। तो इतनी तेजी से संपन्न होती है कि उनके वेग को हम आसानी से माप भी नहीं सकते। लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। और कभी कभी तो इस अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में वर्षों लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया है, लोहे पर जंग का लगना, और लोहे पर जंग जो लगती है, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो इसको नोट कर लेना, प्रवाह से हैंड डालना, मंद अभिक्रिया, और मंद अभिक्रिया में लिखना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है। आगे लिखना इसमें, इन्हें पूरा होने में, इन्हें पूरा होने में, इन्हें पूरा होने में, इन्हें पूरा होने में मिनट, यानी मिनट भी लग जाती हैं। इन्हें पूरा होने में मिनटों, कौमा, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो घंटों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, ये इसी का उदाहरण है। दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक नया पदार्थ बन रहा है। दूध से दही का बनना एक नया पदार्थ है, क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं में मैंने आपको समझाया था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अब दूध से दही का बनना, दही से क्या हम पुनः दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। क्यों, एक नया पदार्थ बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि इसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदले ही हैं, साथ ही साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। कि दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध जो होता है वो क्या होता है, दही में बदलता है। अब लाख प्रयत्न करें या लाख प्रयास करें तो लेकिन हम क्या दही को दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन की विशेषता होती है कि उसमें एक नया पदार्थ बनता है। आई बात समझ। तो वही बात नहीं हो गई कि भाई जो कुछ मंद अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने में मिनट लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं, या दिनों, यानी दिन भी लग जाते हैं, दिनों, और या कई वर्ष भी लग जाते हैं। नोट कर लेना इन बातों को। इन्हें पूरा होने में मिनटों, कौमा घंटों, कौमा दिनों, या कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं, या कभी कई वर्ष लग जाते हैं। और कई वर्ष का उदाहरण मैंने आपको बताया, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। नोट कर लेना इस बात को भी, ठीक है ना। कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। और जहां वर्ष लग रहे हैं, मिनट लग रही हैं, दिन लग रहे हैं, घंटे लग रहे हैं, तो वो कैसी अभिक्रिया हो गई फिर ये छात्रा, वो मंद अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई, मंद अभिक्रिया। तो नोट करना, मंद अभिक्रिया कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लेना कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है, इन्हें पूरा होने में मिनटों, घंटों, दिनों या कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नोट करना अपनी फेयरबुक में, फिर नोटबुक में, जैसे नंबर 1 उदाहरण है आपका, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। और इसमें डैश करके लिखना, इस अभिक्रिया को डैश करके लिखना, इस अभिक्रिया को पूरा होने में, यानी इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को पूरा होने में, इस अभिक्रिया को पूरा होने में, पूरा होने में
क्या होते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, पूरा होने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। और जहां कई वर्ष लग रहे हों, मिनट भी लग रही हों, कुछ घंटे भी लग रहे हों, कुछ दिन भी लग रहे हों, वही अपक्रिया कौन सी होती है, मंद अपक्रिया। क्योंकि तीव्र अपक्रिया तो इतनी तेजी से संपन्न होती हैं कि इनके वेग को नहीं माप सकते, या पलक झपकते क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि तीव्र अपक्रियाएं जो होती हैं ये हमेशा आयनों के मध्य में होती हैं। किसके मध्य में होती हैं, आयनों के मध्य में होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो जो लवण और जल जो बना रहे हैं, इस अपक्रिया को संपन्न होने में 10⁻⁻10 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया होती है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो 10⁻12 सेकंड है, यानी बहुत न्यून समय है, 10⁻12 सेकंड। लेकिन जो अपनी क्या है, मंद अपक्रिया में कुछ मिनट लग रही हैं, तो इसलिए कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनको मंद अपक्रिया कहते हैं। और नंबर 1 उदाहरण मैंने आपको दिया, लोहे पर जंग लगने की अपक्रिया। अब इसका एक रासायनिक समीकरण लिख लो कि भाई आयरन, लोहे पर जंग लगने के लिए 2 आवश्यक दशाएं होती हैं, यानी लोहा तो है ही है, साथ ही साथ क्या चाहिए, नमी और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 और नमी जल। क्योंकि जल जो होता है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जल एक ऐसा सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है जो पृथ्वी पर तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो देखिए, लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, आयरन Fe 26 परमाणु क्रमांक होता है आयरन का, प्लस ऑक्सीजन और प्लस किस, जल। तीनों जब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्या इन पर जंग लग जाती है, और जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड और 3H2, फेरिक ऑक्साइड 3H2O। और अपक्रिया बैलेंस जब करते हैं तो देखिए यहाँ 2 लगा देना, Fe के सामने 4 लगा देना, ऑक्सीजन के सामने 3 लगा देना और जल के सामने 6 लगा देना। H2 एक नमी है भाई। आयरन जब ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है, आयरन जब ऑक्सीजन और नमी के साथ जब क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। और जंग क्या होती है, लाल भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, लाल भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है। अब क्रिया को लिख लेना, ये जंग का अणुसूत्र हो गया और कोष्टक में लिख देना लाल भूरे रंग की परत। और जंग लगने से लोहा जो होता है, लोहे का क्या होता है, संक्षारण होता है। लोहे का धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है, या लोहा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। यानी जंग का मतलब है कि लोहे का क्या होता है, क्षय होता है। क्या होता है, क्षय, एक तरह से कोड़। क्या होता है, कोड़। लोहा जो होता है वो धीरे धीरे क्षय होने प्रारंभ हो जाता है। और जंग जो होती है एक लाल भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है। क्या होती है, लाल भूरे रंग की क्या होती है, परत। तो क्वेश्चन में लिख लेना जंग और क्वेश्चन में लिख लेना लाल भूरे रंग की परत। तो ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, ये मंद अपक्रिया का। कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, मंद अपक्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन दूसरा उदाहरण है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है ना, ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, और अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। अपघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। मैंने पहले ही बताया भाई, अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। अपघटन अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया, कौन सी, वियोजन अपक्रिया या विखंडन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो अपघटन अपक्रिया जो होती है, अपघटन अपक्रिया को हम वियोजन भी कह देते हैं, विखंडित विखंडन के नाम से भी जानते हैं। और अपघटन, वियोजन, विखंडन, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। जैसे संयोजन, संयोजन, योगशील, योगात्मक और संयुग्मन, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जुड़ना। विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हटाना। ठीक इसी प्रकार
अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट जो होता है इसका अणु सूत्र होता है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KCl3। और इसको जब हम गर्म करते हैं, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। तो गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड, किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें? ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी KCl+O2 यानी पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को हमने क्या किया? गर्म किया, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? अपघटन अपक्रिया। और अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे अपघटन अपक्रिया के? 3 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 ताप या ऊष्मीय अपघटन, नंबर 2 विद्युत अपघटन, और नंबर 3 प्रकाश अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। तो 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। आई समझ में? तो इसमें उदाहरण देखना, पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोरेट का जो रासायनिक सूत्र अणु सूत्र होता है क्या होता है? KClO3। और अभिक्रिया के बाद ये बना रहे हैं यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। लिख लेना तो इसको, पोटेशियम क्लोरेट को जो हम गर्म करते हैं तो ये छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाती है। तो जो पोटेशियम क्लोरेट का जो अपघटन होता है, ये जो अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कुछ घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं? कुछ घंटे लगते हैं। इसलिए किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया उदाहरण है? मंद अभिक्रिया का। और अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देना, पोटेशियम क्लोराइड के सामने 2 लगा देना, और ऑक्सीजन वो इसके सामने 3 लगा देना। क्यों? क्योंकि क्रिया कारक में जो अभिकारक हैं, अभिकारक कर्मक हैं, इनमें ऑक्सीजन कितनी है? 3, और 2 लगाने से कितनी हो गई? 6। इधर देखो ऑक्सीजन कितनी है? 2, कौन संख्या लगा दी? 3, तो 3 दूनी 6। क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष जो होता है वो दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। जितने अभिकारक हैं हमारे पास, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अगर ऐसा नहीं है तो हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के द्वारा अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। तो ये आपका ये प्रश्न कंप्लीट। और प्रश्न था आपका कि भाई वेग के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वेग के आधार पर अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, तीव्र अपक्रियाएं और मंद अपक्रियाएं। अगला जो टॉपिक है इसमें, अगला जो अपक्रियाएं वो है आपकी उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो देखिए प्रश्न को पहले आप नोट करो, प्रश्न नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनकी व्याख्या आपको लिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो देखिए पहले प्रश्न नोट कर लो। प्रश्न क्या बनता है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ध्यान देना, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया आपकी अब तक मैंने संयोजन अपक्रिया, नंबर 2 आपको बताई विस्थापन अपक्रिया, और विस्थापन अपक्रिया में मैंने आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में भी समझाया। 3 अपक्रियाएं तो हो गई। फिर नंबर अगली बताई थी आपको अपघटन अपक्रिया, और अपघटन अपक्रिया के फिर मैंने 3 प्रकार आपको समझाए। नंबर 1 ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन भी कह देते हैं इसको, नंबर 2 विद्युत अपघटन, और नंबर 3 आपको समझाया था प्रकाश अपघटन, और उसके बाद फिर समझाया आपके लिए मंद और तीव्र अपक्रियाएं। अगला टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अनुसार वो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो देखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, प्रश्न नोट करना, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ध्यान देना प्रिय छात्रों, प्रश्न नोट कर लेना नोटबुक में। तो लिखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं एवं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, एवं उत्क्रमणीय अपक्रियाओं को, एवं
उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित, कैसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। आई समझ में? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, ये आपका प्रश्न बनता है। समझाइए, प्रश्न को नोट कर लो और उत्तर लिख के और हैंड डाल लेना अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या हैंड डालेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और अब ध्यान से समझना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो सुनो भाई, ध्यान से देखना कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया से, किससे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की क्रिया से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तथा अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। आई बात समझे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अरे ऐसे समझो भाई कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जो होते हैं, कौन होते हैं? अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनते हैं और एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाती हैं? संपन्न हो जाती हैं। यानी कि अभिकारक से क्या बन जाएं? उत्पाद बन जाएं। अभिकारक से क्या बन जाएं? उत्पाद बन जाएं। लेकिन उत्पाद से क्या नहीं बने? अभिकारक नहीं बने। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गई, उदाहरण समझना, दूध से दही का बनना। अब दूध से क्या बन गई? दही बन गई। लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते, क्योंकि एक अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्योंकि एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। भाई अभिकारक से क्या बन जाते हैं? क्रियाफल बन जाते हैं। अभिकारक से क्या बन जाते हैं? क्रियाफल या उत्पाद बन जाते हैं। लेकिन उत्पादों से पुनः क्या नहीं बनते? क्या नहीं बनते हैं प्रिय छात्र छात्राओं? उनसे पुनः अभिकारक नहीं बनते। यानी अभिकारक से उत्पाद तो बन जाते हैं क्योंकि एक ही दिशा में संपन्न होंगी, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनेंगे उन परिस्थितियों में पुनः। तो कैसी अभिक्रियाएं हो गई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। लेकिन जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं का मतलब है अभिकारक से क्या बन जाए? उत्पाद। और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से क्या बन जाए? क्रियाकारक। तो वो कौन सी हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे बर्फ जल, जल बर्फ, बर्फ जल, जल बर्फ। बर्फ किस में बदल रही है? जल में। जल पुनः किस में बदल रहा है? बर्फ में। फिर जल को चाहे तो पुनः किस में बदल जाएगा? बर्फ में। बर्फ पुनः किस में बदल जाएगी? जल में। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। दोनों यानी क्रियाकारक से क्या बन जाए? क्रियाफल। क्रियाफल से क्या बन जाए? क्रियाफल से क्या बन जाए? क्रियाकारक। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये अंतर है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं कि भाई अभिकारक से क्या बन जाते हैं? उत्पाद तो बन जाते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः क्या नहीं बनते हैं? क्रियाकारक नहीं बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रश्न था आपका, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, डेफिनेशन लिखना। प्रश्न था आपका चल रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। परिभाषा में इनको समझा दी है आपकी। अब इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, डेफिनेशन लिखना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान देना, नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, यानी ध्यान देना, समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया से, किससे? अभिकारकों की क्रिया से, अभिकारकों की, ठीक है ना। बोर्ड को साफ कर देता हूं, उसके बाद परिभाषा शेष लिखाऊंगा ऊपर, नोट कर लेना इस परिभाषा को। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये चल रहा है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। पाठ ही पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ का नाम ही रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है? उत्प्रेरक हैं। तो इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना ये, और हर परिभाषा को आप ध्यान से समझा करो, ध्यान से उसको याद किया करो। तो देखिए, नोट करना। तो देखो भाई, यहां तक मैंने लिखा दी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनता है, अभिकारकों की क्रिया से, किससे? क्रिया से, क्रिया से उत्पाद बनता है। क्या बनता है प्रिय छात्रा? उत्पाद बनता है। आई बात समझ में? नोट करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनता है तथा अभिक्रिया एक ही दिशा में, तथा अभिक्रिया जो होती है ना, तथा अभिक्रिया, ध्यान देना, तथा अभिक्रिया एक ही दिशा में, तथा अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तथा अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो नोट कर लेना इस बात को, एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? संपन्न हो जाती है, क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। लिख लेना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक, अभिक्रियाओं से संबंधित अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये तो मैंने लिखा दिया, इसकी कुछ विशेषताएं और हैं। क्या है विशेषता? तो उस विशेषताओं के बारे में आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि भाई क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो देखिए, हेड डालना विशेषताएं। अब ये विशेषताएं हो गई, वैसे तो भाई एक ही दिशा में चलकर क्या हो रही हैं? संपन्न हो रही हैं। क्या इससे संबंधित विशेषताएं, लेकिन इनकी थोड़ी सी व्याख्या और कर देता हूं। तो हेड डालना विशेषता, और विशेषता लिख के, और नंबर एक हेड डालना, विशेषता लिख के नोट करना कि अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, समझना प्रिय छात्राओं, कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। तो लिखना, नंबर 1 विशेषता लिख लो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर, कैसी? एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में? संपन्न हो जाती हैं।
नोट कर लेना इस बात को। नंबर 1 विशेषताएं हो गई, संपन्न हो जाती हैं। नंबर 2 विशेषता लिखना, नोट करना, इनमें अभिकारकों की संपूर्ण मात्रा, इनमें अभिकारकों की, इनमें अभिकारकों की, इनमें अभिकारकों की, जो क्या होते हैं अपने अभिकारक होते हैं, इनमें अभिकारकों की संपूर्ण मात्रा, इनमें अभिकारकों की संपूर्ण मात्रा, संपूर्ण मात्रा किस बदल जाती है? उत्पादों में बदल जाती है। यानी पूर्ण रूप से जो अभिकारक की जितनी मात्रा ली है ना हमने, ये पूर्ण रूप से किस में बदल जाती है? उत्पादों में बदल जाती है। आई बात समझ में? तो लिख लेना, इनमें अभिकारकों की संपूर्ण मात्रा उत्पादों में क्या हो जाती है? उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। संपूर्ण मात्रा उत्पादों में, उत्पादों में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। एक ही बात है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो संपूर्ण मात्रा उत्पादों में बदल जाती है। तीसरा लिखना, इन अभिक्रियाओं को, तीसरा पॉइंट लिख लेना इसमें, इन अभिक्रियाओं को, इन अभिक्रियाओं को, इन अभिक्रियाओं को, इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा, इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा, और साधारण तीर के चिन्ह का मतलब होता है केवल एक तीर का निशान इस तरह। आई बात समझ में? इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। आई बात समझ? प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना, विशेषताएं चल रही हैं। नंबर 1 क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। इनमें अभिकारकों की संपूर्ण मात्रा उत्पादों में क्या हो जाती है? बदल जाती है। इन अभिक्रियाओं को साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? और इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण लिख लेना, नोट करना। उदाहरण नंबर 1, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, और प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, ठीक है ना, इसमें एक प्राकृतिक गैस क्या होती है? मैथेन। मैथेन को बोलते हैं CH4। CH4 जो होती है ना मैथेन, ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक गैस कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है? प्राकृतिक गैस। तो जो मैथेन होती है ना, ये होती है प्राकृतिक गैस। मैथेन होती है प्राकृतिक गैस। आई भाषा में कौन सी होती है? मैथेन, ठीक है ना। तो CH4 जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो अभिक्रिया के बाद ये CO2 बनाती है और प्लस H2O का यानी जल का निर्माण करती है। H2O जल का, यानी मैथेन जो होती है प्राकृतिक गैस का जब हम दहन कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें? जल में टूट जाता है। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगा देना और यहाँ पर 2 लगा देना। आई भाषा में तो मैथेन कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। कैसी गैस है? ये प्राकृतिक गैस है। आई बात समझ में? इसको आप नोट कर लेना। दूसरा इसमें कोयले का दहन। अब कोयले का दहन हो रहा है C+O2, C+O2 और क्या बना रहे हैं? CO2, C+O2 और क्या बना रहे हैं? CO2। अब उन्हीं परिस्थितियों में हम CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्या नहीं बना सकते? कोयला नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। या कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पुनः हम मैथेन और ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। उन्हीं उत्पाद जो है यहाँ पर CO2 बना है, C+O2 से क्या बना है? CO2। अब CO2 से पुनः हम क्रियाकारक नहीं बना सकते। यानी अभी ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं और संपूर्ण मात्रा जो होती है उत्पादों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है।
आइसम और इनको इस साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाएं जो होती हैं ना, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं। अब भाई अभिकारक कौन है? C+O2 क्या बन गए? उत्पाद बन गए कौन? CO2। लेकिन CO2 से पुनः उन्हीं परिस्थितियों में कोयला और ऑक्सीजन नहीं बनते हैं। ये चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनते हैं तथा अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर क्या हो जाती हैं? संपन्न हो जाती हैं। एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में? और इनको साधारण तीर के चिन्ह के द्वारा भी हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे दूध से दही, तो ये अनुत्क्रमणीय उदाहरण है, क्यों? दही से पुनः दूध नहीं बना सकते। ऐसे यहाँ पर C+O2 और क्या बन गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः हम कार्बन यानी कोयला और क्या? ऑक्सीजन नहीं बना सकते। आई बात समझ में? नोट कर लेना इस बात को। और अगला जो है आपका नंबर दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है। लिखाया तो नहीं था, समझा दिया था। लिखा तो मैं अब रहा हूं आपके लिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ध्यान देना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की क्रिया से उत्पाद बनता है तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद की क्रिया से पुनः क्या बन जाता है? अभिकारक बन जाता है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अभिकारक से उत्पाद और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से क्या बन जाए? अभिकारक। क्या बोल देते हैं उसे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो नोट करना इस बात को प्रिय छात्र छात्राओं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की क्रिया से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की क्रिया से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की क्रिया से, अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। आई बात में क्या बनता है? उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है, ठीक है ना? उत्पाद बन रहा है तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में, ठीक है ना? उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया करके, उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया करके, उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अभिकारकों का। नोट कर लेना, क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं। अभिकारकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अभिकारकों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना? क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों क्रिया से उत्पाद बनता है तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया करके क्या करते हैं? अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना? अब इसकी क्या है? विशेषताएं और उदाहरण हैं, और विशेषता और उदाहरणों के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लेना। मिलते हैं इसकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं विशेषताएं के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।